ठीक है, अब हम ना पेलाजिक ज़ोन की बात करते हैं। तो पेलाजिक ज़ोन की जब हम बात करते हैं देखो, जो ये पेलाजिक ज़ोन है ना, ये होता क्या है, ये पर्टिकुलरली जैसे कि ये ओशन है पूरा का पूरा, है ना। तो ओशन के ऊपर जो ऊपर ऊपर का लैंड, जैसे कि यहाँ पे तो ये ओशन टच हो गया है, किससे टच हो गया है, ये यहाँ पे सी फ्लोर से टच हो गया है। तो सी फ्लोर से टच नहीं, जो बाकी जो बच गया है ना ओशन ऊपर वाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेलाजिक जोन, यानी ओपन लैंड ऑफ द ओशन, है ना। जो ओपन खुला लैंड पड़ा है, जो सी फ्लोर को टच ना कर रहा हो, वो होते हैं हमारे पेलाजिक जोन। अब लिटोरल जोन की जब हम बात करते हैं, तो लिटोरल जोन जो है ये हमारे नियर शोर वाले होते हैं। ठीक है, नियर शोर वाले को हम लोग बोल देते हैं लिटोरल जोन। अब देखो, ये जो जोन है ना, ये इस प्रकार से 5 भागों में विभाजित हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा एपीपेलाजिक। तो एपीपेलाजिक जो है वो होता है हमारा सबसे ऊपर वाला, सनलाइट इसी में पड़ती है, तो ये है हमारा सनलाइट जोन। ठीक है, दूसरा हमारा होता है मीज़ोपेलाजिक। तो मीज़ोपेलाजिक हमारा होता है ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ट्वाइलाइट है, ट्वाइलाइट यानी जहाँ पे कम सनलाइट है। ठीक है, जहाँ पे लेस सनलाइट है, ये होता है हमारा मीज़ोपेलाजिक जोन। ठीक है, तीसरा हमारा होता है बैथी पेलाजिक। बैथी पेलाजिक जो होता है वो होता है हमारा मिडनाइट। भाई मिडनाइट में कोई भी बात नहीं करता, है ना। तो मिडनाइट में कोई भी बात नहीं करता। नेक्स्ट हमारा होता है एबिसो पेलाजिक। एबिसो पेलाजिक जो होता है ये हमारा होता है डार्क जोन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है हेडल। तो हेडल हमारा होता है सबसे नीचे वाला ट्रेंचेस। तो एपीपेलाजिक है, मीज़ोपेलाजिक है, मिडनाइट बीच में है, इनके और इसके बीच में हमारा बैथोपेलाजिक है, सबसे नीचे हमारा हेडल है ना। सबसे हार्ड हार्ड होगा, नीचे जाना सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ये हमारा ट्रेंचेस वाला एरिया है। यहाँ पे हमारा है एबिसोपेलाजिक। ओके, अब हम बात करते हैं इधर की, रॉबर्ट हुक से सीधा हम स्टार्ट करेंगे। ये मैं सीधा इस पे क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पुराने वाला जो है ये दोबारा लिखा है, ये मैंने कहीं और से पढ़ लिया था इसलिए। तो अभी मैंने ढंग से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ जा रही हूँ। तो रॉबर्ट हुक जो है वो सेल को डिस्कवर करते हैं। कब करते हैं, 1665 के अंदर करते हैं। और ये ना एक कॉर्क देखते हैं। कॉर्क एक सब्सटेंस होता है हनी कॉम की शेप में देखना है। तो 2 शब्द याद रखने हैं, एक कॉर्क शब्द याद रखना है, एक हनी कॉम शेप याद रखनी है। रॉबर्ट हुक याद रखना है, सेल को डिस्कवर करते हैं। सेल का मतलब क्या होता है, सेल यानी जिसको हम लोग लेटिन लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटिल रूम। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना, ल्यू वेन हॉक। तो ल्यू वेन हॉक क्या बोलते हैं, ल्यू वेन हॉक ने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था कि फ्री लिविंग सेल, ल्यू वेन हॉक, ले मैंने यहाँ हग दिया। तो फ्री लिविंग आदमी क्या करते हैं, कहीं पे भी हग देते हैं। ठीक है ना, तो फ्री लिविंग सेल, और ये कहाँ पे है, पोंड वाटर, इन पोंड वाटर। तो पोंड है, उसके पास कहीं भी हक दिया, फ्री लिविंग रह रहे हैं, तो पोंड के पास जाके हक के आ जाएंगे। अब है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। ओके, क्या डिस्कवर किया इसने, न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। अच्छा जी, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया है, तो प्रोटो
प्रोटो को क्या है, पुरकिंग ने, प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटो यानी बहुत ही पुराना, और ये जो किंग थे ये भी बहुत पहले के टाइम पे थे, अभी तो किंग है नहीं, तो प्रोटोप्लाज्म और पुरकिंग। ठीक है। अब ये जो है ना, सबसे पहले ये जो सेल की बात है, जैसे ये सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया, इसके बारे में बात करनी किसने स्टार्ट की, तो एक थे हमारे सैंडल एंड शहवान, है ना, शहडल एंड सैंडल और शहवान, शेरवानी के ऊपर सैंडल पहन रखे हैं। तो इसने कहा कि जितने भी हमारे प्लांट और एनिमल हैं वो सभी के सभी सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सैंडल पहन के एक बड़ी बात कह देते हैं कि देखो जी, ये जितने भी है ना, सैंडल पहन के शेरवानी पहन के लोग क्या बोलते हैं, जितने भी लोग हैं ना ये ऐसे करके बने हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं ये कि प्लांट एंड एनिमल, ये कहते हैं कि ना प्लांट और एनिमल जो है वो सेल के बने हुए हैं, इतनी बात कह देते हैं ये। ठीक है, फिर आते हैं हमारे विर्चो। तो विर्चो कहते हैं कि सेल जो है, विर्चो अभी बिरचा देता है थोड़ा सा, ये कहता है कि सेल जो है ना तो हमारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। जैसे बिरचाने के लिए क्या कहते हैं कि ये जो, जैसे कि कोई बात चल रही है कि नहीं नहीं ये जो बात है ना ये इसकी और पुरानी बात कर देंगे। ठीक है, तो कहेंगे नहीं ये जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं। तो इसमें हमारे क्या क्या आएंगे, अमोएबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है और क्लैमिडोमोनस है। अमोएबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनस। देखो कुछ होते हैं जो अपनी शेप बदलते रहते हैं, जैसे कि अमोएबा है ये अपनी शेप को चेंज करता रहेगा, लेकिन कुछ होते हैं जो फिक्स्ड शेप के होते हैं। तो फिक्स्ड शेप में कौन सा आ जाएगा, नर्व सेल। ठीक है, अच्छा सेल ऑर्गेनेली की हम बात कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनेली की हम बात करते हैं तो ईच सेल, क्या कहते हैं इसमें कि ईच सेल हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक, एक सेकेंड, ईच सेल हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट। ठीक है, विद इन इट, देखो सेल ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है कि ईच, हर एक सेल के पास अपने कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, और जिसके अंदर ये कंपोनेंट रखे हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है ये सेल के ऑर्गन्स हैं। इन सेल के सभी ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली, दीज ऑर्गेनेली टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सेल। ठीक है, अब क्या होता है कि एवरी सेल, हर एक सेल के पास क्या क्या होता है तो वो हम बात कर लेते हैं। तो हर सेल के पास ये तीन चीज़ें तो होंगी ही होंगी। पहला है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भले ही प्रोकैरियोटिक है, हाँ, भले ही उसमें अच्छी तरह ना बने, लेकिन उसमें न्यूक्लिक एसिड, मतलब भले ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो बट न्यूक्लिक एसिड ज़रूर होगा, यानी न्यूक्लियोइड ज़रूर होगा। अभी मैं बताती हूँ ढंग से क्या बोल रही हूँ मैं। तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होगा ही होगा, कोई भी सेल हो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें होगी ही होगी, और उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो तीन चीज़ें होंगी, न्यूक्लियस होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीज़ें होंगी ही होंगी। ठीक है जी, अब हम अगली बात करते हैं। तो प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग ऑफ सेल है। जैसे कि ये हमारा सेल है ना, सेल, इसकी आउटर कवरिंग होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो जैसे कि सेल की आउटर कवरिंग को हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है। तो सेल की आउटर कवरिंग होती है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है। ठीक है, अब डिफ्यूज़न की बात करते हैं। देखो डिफ्यूजन क्या होता है कि इसमें CO2 एंड O2 ये घूमते रहते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सेल है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या घूमेगा, CO2 एंड O2, ये दोनों के दोनों घूमते रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। और जब यही सेम चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही, याद रखना है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस होता है, और ऑस्मोसिस किसका होता है, वाटर का होता है। तो गैसेस के लिए तो डिफ्यूजन है, और ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन का ही टाइप है वाटर के लिए। जब ये बात वाटर के लिए आ जाए तो क्या होता है इसमें, जब सेल मेम्ब्रेन से वाटर आर पार हो रहा हो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको हम लोग बोल देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा जी, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। हाइपोटोनिक, तो इसमें जो मीडियम सराउंडिंग है उसके पास क्या होता है कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। देखो वाटर कंसनट्रेटेड है यानी मटेरियल ज़्यादा है ना, और यहाँ पे बीच में जो है ना, बीच में वो है कंसनट्रेटेड, क्या है, मटेरियल कंसनट्रेटेड है। ओके, हाई वाटर क्या लिखा हुआ है, हाई वाटर कंसनट्रेट, यानी यहाँ पे हाई वाटर कंसनट्रेटेड है, और बाहर क्या है, बाहर है डाइल्यूट। तो इसमें क्या होगा, डाइल्यूट में ज़्यादा पानी होता है, तो यहाँ से यहाँ अंदर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो जब अंदर पानी आएगा तो कैसे आएगा, ऑस्मोसिस के द्वारा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सेल है हमारा वो स्वेल हो जाएगा, है ना। आइसोटोनिक की बात करते हैं। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें नेट मूवमेंट नहीं होती, नो नेट मूवमेंट, क्योंकि सेम वाटर है, बीच में भी इतना ही पानी है, बाहर भी इतना ही पानी है, तो कहीं हाई टू लो वाला सिस्टम ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, नो नेट मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे सेल जो है वो सेम साइज़ का रह जाता है। ओके, क्या होता है यहाँ पे, सेल जो है वो सेम साइज़ का रह जाता है। ओके, ऑस्मोसिस की हम बात करें, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक एक होगा हाइपरटोनिक, सॉरी वो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि हाइपो पता है तो हाइपर तो आराम से हो ही जाएगा। हाइपर में क्या होगा, हाइपर में अंदर पानी ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो यहाँ पे सेल जो है यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर कम है, सारा पानी बाहर चला जाएगा, तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। जब भी अगर हाइपो आ जाए, हाइपो हाइपो में स्वेल करेगा, जैसे कि हिप्पोपोटामस बड़ा ही मोटा सा फूला हुआ सा होता है ना। और जो आदमी बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं उनके सारा प्रेशर निकल जाता है हाइपर हो के, और वो श्रिंक कर जाते हैं। अब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, तो ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ पे होता है हम ये देख लेते हैं। तो ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल हैं हमारे, पहला है हमारा यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर। ठीक है ना, तो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, भाई सिंपल है ना, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, हो रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, प्लांट सेल जो है वो वाटर को गेन करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। आ रहा है ना पानी ऊपर, तो ऑस्मोसिस के द्वारा आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, वही वाली बात है कि रूट्स हैं हमारे, एक सेकेंड, ये रूट्स हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से ये जो पानी है ये ऊपर चढ़ रहा है। ओके, तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर प्लांट सेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। ठीक है।
अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना हम एक बात याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको हम लोग केवल ओनली हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि कैसे देख सकते हैं भाई, तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, पहली बात। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये किसकी बनी हुई होती है, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बनी हुई होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड हैं एंड प्रोटीन है। तो प्लाज्मा थोड़ा सा लगता है ना कुछ मोटा मोटा सा है, प्लाज्मा टाइप का है, प्लाज्मा राल राल टाइप सी। तो लिपिड एंड प्रोटीन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, तो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और इसमें लिपिड एंड प्रोटीन से ये बनी हुई होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ना हमारी, जैसे कि ये सेल है, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, सेल मेम्ब्रेन हमारी इतनी ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा हमारी फ्लेक्सिबल होती है कि वो सेल को कि सेल जो है उससे फूड को एनगल्फ कर लेता है, एनगल्फ फूड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका होगा अमोएबा। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है जिसमें फूड को एनगल्फ कर लिया जाए। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो तो फिर भी सब में मिलती है ना, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो तो फिर भी सब में मिलती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है, प्लांट्स में मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये लिविंग सेल होते हैं ना, लिविंग प्लांट सेल जो होते हैं, लिविंग प्लांट सेल जो होते हैं ये वाटर लूज करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो जो ये लिविंग प्लांट सेल होते हैं ये पानी लूज करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्लांट सेल ही करेंगे, क्योंकि डेड प्लांट सेल तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब न्यूक्लियस की हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है हमारा, यह डबल लेयर कवरिंग है, इसके ऊपर ना डबल लेयर होती है न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये हमारे प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, तो उसमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। अच्छा, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये लाल रंग की ये मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो है ना, जैसे कि ये हमारा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म से अपने मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ठीक है,
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये है साइटोप्लाज्म, जिसके बाहर ये मटेरियल को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है। अच्छा, तो अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो, न्यूक्लियस, अगर हमारा न्यूक्लियस अनडिवाइडेड है, मतलब जब सेल जो है वो डिवाइड उस समय पे नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो होता है ना, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे होता है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम जो है वो हमारा रॉड शेप्ड में होते हैं, ऐसे रॉड। क्या होते हैं ये, रॉड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमेटिन तो हमारे थ्रेड जैसे हैं, लेकिन क्रोमोसोम हमारे रॉड शेप्ड के होते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होता है, ठीक है, एंड प्रोटीन होता है, ठीक है। तो डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। क्रोमोसोम के पास ना, क्रोमोसोम के पास ही हमारे इनहेरिटेंस कैरेक्टर होते हैं, इनहेरिटेंस के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। ओके, तो अच्छा, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये डीएनए है हमारा, इसका ये फंक्शनल सेगमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जीन, ठीक है। तो जीन इसीलिए ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि जीन ही हमारे फंक्शनल सेगमेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस की हम बात करें, तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसका काम होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, इसका काम होता है, ठीक है। तो अब जो हमारे प्रोकैरियोटिक हमने बात की थी ना, कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या बनता है, न्यूक्लियोइड बनता है ना, यानी इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और इसके अंदर क्या क्या एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी नहीं होता। साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोइड तो होता है, इसमें क्या क्या नहीं होता, तो लैक, क्या क्या लैक करेगा ये, पहला ये लैक कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लैक कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली को लैक कर रहा है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली क्लोरोफिल, मतलब पर्टिकुलरली इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता, तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली क्लोरोफिल को ये लैक कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये होता है हमारा क्लोरोप्लाज्मिक फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, वो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है, प्लास्टिड से एसोसिएटेड नहीं होता। देखो, क्लोरोफिल कहाँ बनता है, मैं समझाती हूँ इस लाइन को। क्लोरोफिल हमारा कहाँ बनता है, प्लांट्स में बनता है। प्लांट्स में क्या होते हैं हमारे, प्लांट्स में तो जी हमारे प्लास्टिड तो होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया है जो उसका नाम है क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, है ना, लग रहा है कि हाँ पेड़ ही पेड़ होगा ज़रूर। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी तो क्लोरोफिल निकालते हैं ना, तो इसमें ये मेम्ब्रेन के साथ करते हैं, इसमें प्लास्टिड के साथ नहीं करते, क्योंकि बैक्टीरिया में तो प्लास्टिड कहाँ से आएगा, मेम्ब्रेन आएगी, ये बात है। अब इनके अंदर और क्या एब्सेंट होता है, तो इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जैसे कि ये ऑर्गेनेली है हमारी
हमने देखा ना कि हर चीज़ अलग अलग फंक्शन करती है। तो ऑर्गेनेली के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन, ये भी एब्सेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का साइज़ कितना होता है? इसका होता है 1:10 म्यू, और एक म्यू हमारा कितना होता है? 1 μm = 10⁶मीटर, ठीक है। तो जो कितना कितना कम होगा फिर? तो 1 से 10 म्यू इसका साइज़ है। पांचवा क्या है इसका फीचर? इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक है ना, सिंगल सेल है, तो सिंगल ही क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल। तो ये ध्यान से देखना है। अब हमने क्या क्या देखा? इसमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारा प्लास्टिड के साथ नहीं होता संबंध, इसमें हमारा मेम्ब्रेन के साथ संबंध होता है। इसमें ये लैक करता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली को। ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली को भी लैक कर रहा है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को भी लैक कर रहा है। साइज़ कितना बताया? 1 से 10 म्यू, और इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर हमारा होता है साइटोप्लाज्म, है ना। तो फ्लूइड इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सॉरी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली बात बोल दी मैंने। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो ये फ्लूइड है ना, तो ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ओके। तो अब अगर हम सिग्निफिकेंस बताएं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? किसी भी मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस क्या होती है? तो देखो, वायरस जो है ना, वायरस, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। हम मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, तो वायरस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये मेम्ब्रेन, सिर्फ मेम्ब्रेन की वजह से ये अपनी लाइफ शो नहीं कर सकता कि ये डेड है या लिविंग है। जब ये किसी लिविंग एंटिटी के अंदर एंट्री करता है, तब पता चलता है कि हाँ, वायरस घुस गया है, ठीक है ना। तो वायरस के पास मेम्ब्रेन ना होने के कारण ये भी नहीं पता चलता कि जिंदा है या मर गया है। अब हम बात करते हैं सेल की ऑर्गेनेलीज की। हमने बात की ना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो सेल ऑर्गेनेली, पहले की बात करें तो पहला इसमें कौन सा है हमारा? पहला हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये लॉन्ग ट्यूब होती है। ये राउंड शेप की भी हो सकती है, ये लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो कैसा होता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्ग ट्यूब या फिर राउंड शेप की सी होती है। स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा। इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये साइट है, किसकी साइट है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट है ये, ओके। लॉन्ग ट्यूब है, राउंड है, स्ट्रक्चर इनका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा। और यहाँ पे है हमारा राइबोसोम है, इसके पास क्या है? राइबोसोम है। साइट इसकी होती है प्रोटीन मैन्युफैक्चर की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लॉन्ग ट्यूब राउंड होता है, स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा, इसमें राइबोसोम होता है, साइट होती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करती है, ठीक है। अब हम बात करें अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चर करना। स्मूथ चीज़ क्या होती है? बहुत ही मोटा आदमी है, फैट सा है, तो बहुत स्मूथ होता है ना। जिसमें लिपिड हो, ये भी अच्छा होता है जहाँ पे। और ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए? सेल फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें फैट होते हैं,
लिपिड होती है और इम्पॉर्टेंट होती है सेल फंक्शन के लिए। देखो इसमें जो ये प्रोटीन और लिपिड है ना, हमने देखा प्रोटीन और लिपिड जो है वो मदद करती है सेल मेम्ब्रेन बनने में, ठीक है। उसको हम लोग बोल देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ये क्या होती है, तो हम ये कहेंगे कि प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और लिपिड जो है वो मदद करते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के, उसको हम लोग बोल देते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फंक्शन अगर कोई पूछ ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बता दो, तो फंक्शन पता है क्या होगा? फंक्शन ऑफ ER पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जैसे कि स्पेशली ये प्रोटीन या फिर अदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट का काम होता है। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का कहाँ कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ से यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क बनाता है ये, तो ये जो बनाता है ना साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, जो ये बनाता है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए? बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करवाना, और जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करवाता है, ठीक है। अब पता है जो हमारे वर्टिब्रेट्स है, जैसे कि हम लोग हैं, वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफाई करता है। क्या डिटॉक्सिफाई करता है? बहुत सारे पॉइजन एंड पॉइजन, ये पॉइजन लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है ना, लिपिड्स हैं उसके अंदर, फैट हैं, तो जो भी ये पॉइजन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई कर देता है, ठीक है ना। सेकंड हम चलें, सेकंड पे हम चलते हैं। सेकंड है हमारा गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस किसने दिया था? कैमिलियो ने। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, क्या है इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, वो पैरेलली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है? पैरेलली वो अरेंज्ड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जो कि पैरेलली अरेंज्ड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं। ओके, सिस्टर्न मतलब क्या होता है? सिस्टर जो होती है वो पैरेलल बहनती है ना, पैरेलली काम करती है, कि सिस्टर ने काम किया करेंगी तो मैं भी काम करूँगी, तो मेम्ब्रेन भी उनकी बाउंड होती है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल पैरेलली काम करती हैं, सिस्टर्न हो गया ये। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है गोल्जी एपरेटस का? तो पहला फंक्शन इसका होता है कि ये क्या काम करते हैं, ये जो वेसाइकल हैं इसको हम गोल्जी एपरेटस की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो वेसाइकल है इसको स्टोर करता है, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट,
इसका ये काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो शुगर है, जैसे कि जो सिंपल शुगर है वो बन जाती है कॉम्प्लेक्स, और यहीं पे लाइजोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, गोल्जी एपरेटस कैमिलियो लेके आए थे, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल पैरेलली चलती है, क्या बना देती है, सिस्टर्न बना देती है। इसमें जो वेसाइकल है वो स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का काम करते हैं। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाती है, लाइजोसोम होता है इसके अंदर। लाइजोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कहाँ से होता है कहाँ से होता है, गोल्जी एपरेटस से ही होता है। अच्छा, तो अब हम लाइजोसोम पे चलते हैं। तो लाइजोसोम, ओके। तो लाइजोसोम में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद डाइजेस्टिव एंजाइम, मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो डाइजेस्टिव शब्द जहाँ पे भी आ जाए ना, तो ये याद रखना है कि वो फिर हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम आते के साथ मार देना है, क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा लाइजोसोम। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, ये कौन बनाता है, तो रफ, देखो डाइजेस्ट करने की काम है। डाइजेस्ट में हम लोग कुछ भी खाते रहते हैं, है ना, हमने जड़ खा ली, तो डाइजेस्ट करने के लिए कोई रफ चीज़ चाहिए, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है इसके ऊपर। और ये जो है ये वेस्ट डिस्पोजल, डाइजेस्ट करेगा तो वेस्ट भी करेगा, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। जब कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करता है तो जो लाइजोसोम है ना वो खुद ही बर्स्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बर्स्ट होके ये अपने एंजाइम को अपने ही खुद के सेल के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। बर्स्ट होके अपने एंजाइम को खुद के सेल के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग है भाई ये, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये पावर हाउस ऑफ सेल है, बहुत पुरानी चीज़ है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो होती है पोरस, भाई बाहर से कुछ भी लेना बढ़ जाए, वो होती है पोरस, और इनर वाली जो होती है वो होती है डीपली फोल्डेड, ओके, डीपली फोल्डेड। अब ये जो फोल्ड्स है ना इसकी, ये जो फोल्ड्स हैं वो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज, क्योंकि फोल्ड पड़े हुए हैं ना इस तरीके से, तो जो सरफेस एरिया इसका जब भी खुलेंगी तो सरफेस एरिया इसका इंक्रीज कर देंगी, और वो फोल्ड सरफेस एरिया इंक्रीज करती है किसके लिए, एटीपी के लिए, ओके। अब इसके पास ना देखो याद रखना है, एक तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और एक हमारे प्लास्टिड है। तो क्या क्या बोला मैंने, एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमारे प्लास्टिड, इन दोनों के पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम है एंड प्रोटीन है, ठीक है, डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन। तो न्यूक्लियस के सिवाय इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, ये तीनों के पास होते हैं। अब प्लास्टिड जो होता है हमारा, तो प्लास्टिड जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, ओनली इन प्लांट सेल। अब ये जो है ना, ये हमारे होते हैं दो टाइप के। पहला होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, राइट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो होता है हमारा कलर्ड, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कलर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसके अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, जिसको हम लोग बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोल देते हैं, है ना। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोल देते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, इसलिए इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन ही होगा, नहीं, इसमें येलो, है ना,
इसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होती है। अच्छा जी, अब जो हमारा दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये हमारा इसमें ये हमारा होता है वाइट या फिर कलरलेस। अरे, ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद सफ़ेद होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारा? इसमें हमारा स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो हमारे स्टोर्ड होते हैं। ओके, क्या क्या स्टोर होता है? स्टार्च, ऑयल, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, ये सब हमारे स्टोर होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट हमने देखा ना, ये जो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट, इसका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर, जैसे कि जो इसका जो अंदर वाला इंटरनल में क्या होता है, इसके अंदर न्यूमेरियस मेम्ब्रेन होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरियस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, न्यूमेरियस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये इंटरनल में हमने देखा स्ट्रोमा जैसा, और बाहर से कैसा फंक्शन करता है? सेम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स जो है वो हमारा स्टोरेज सैक है। स्टोरेज सैक है किसके लिए? सॉलिड एंड लिक्विड के लिए ये हमारा स्टोरेज सैक है। ओके, और ये लार्ज होता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए ये हमारा स्टोरेज सैक है। और ये लार्ज होता है, कहाँ लार्ज होता है? तो ये लार्ज होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। पता है प्लांट की जो सेल वॉल्यूम है ना, उसका 50 से 90% वैक्यूल ही कवर करके रखता है, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है? तो ये जो है ना रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिटी क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडी एंड रिजिडिटी, सेल को ये दोनों चीज़ें ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? तो वैक्यूल्स में हमारा क्या होता है, हम बात करते हैं। तो वैक्यूल्स में हमारा होता है अमीनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक मटेरियल। वैक्यूल्स में हमारा क्या क्या होता है? प्लांट्स है तो शुगर आ जाएगा, एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड और ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका काम क्या होता है? तो ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। भाई प्लांट्स के अंदर है बड़ा सा, तो रेस्पिरेशन में ज़रूर मदद करनी पड़ेगी इसको। न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने में भी मदद करता है ये, और ये वेस्ट को क्लियर करने में भी मदद करता है, क्लियरिंग वेस्ट में, ठीक है। और ये प्रोटीन भी बनाता है। तो न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और निकालने में भी, वेस्ट निकालने में भी मदद करता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, इसमें दो टाइप के होते हैं ये। तो पहला हमारा होता है, पहले की हम बात करेंगे, होता है हमारा मिटोसिस, ठीक है। तो मिटोसिस में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारी मदर सेल है, राइट, मदर सेल है ये हमारी। तो मदर सेल जो है वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है, ठीक है ना। मिटोसिस, मिटोसिस कि मैं तो मिट जाऊंगी बट अपनी दो सेम बेटी जाम के जाऊंगी, मिटोसिस
कि मैं तो मिट जाऊंगी अपनी सेम, मैं मिट के 2 बहनें छोड़ जाऊंगी अपने जैसी। ठीक है, अगर मैं मिट गई तो दोनों बहनें आपस में मामा खेल लेंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल है, डॉटर सेल और मदर सेल सेम सेम करने की बात कर रहे हैं ना ये, इनके पास सेम क्रोमोसोम होते हैं, माँ और बच्ची के पास सेम क्रोमोसोम। और हेल्प इन किस में हेल्प करते हैं ये, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू में मदद करते हैं ये, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू में ये हेल्प करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मियोसिस। ठीक है, कि सिस का 2 बहनें थी ना, कि सिस का मियाँ, तो मियाँ आएंगे जब 2 बहनों के, तो सेल जो है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 2 तो बहनें, एक इनका मियाँ, राइट। ओके, तो 4 नए सेल बनेंगे इसमें। ठीक है, और ये होता कब है, सिस का मियाँ है तो अब क्या करेंगे, सिस का मियाँ, सिस और मियाँ बन के मिलके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे ही करेंगे, राइट। ओके, तो ये जो नए सेल निकलेंगे ना, इसमें न्यू सेल जो निकलेंगे, इनके पास मदर से हाफ क्रोमोसोम होते हैं।